मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 एसएसटी में हमारी हिस्ट्री की बुक चल रही थी, जिसमें हम अपना चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, व्यापार से साम्राज्य तक। और हमने अपने लास्ट लेक्चर तक पढ़ा था कि किस प्रकार से कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इरादे से आई थी और धीरे धीरे करते हुए उसने भारत पर अपना शासन जमाना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कंपनी ने हमारे भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना अधिकार जमाते हुए अपने अफसरों को नवाब बना दिया था और कंपनी का शासन था वह धीरे धीरे फैलता जा रहा था। सहायक संधियाँ थी जो हमारे राजाओं पर थोपी जा रही थी, यहाँ तक कि रेजिडेंट जो थे उनकी नियुक्तियाँ भी उन्होंने कर दी थी। साथ ही में साउथ की बात करते हैं। दक्षिण का हमारा राज्य था मैसूर, जिसमें टीपू सुल्तान जिन्हें कि शेर मैसूर कहा गया है, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि टीपू सुल्तान जो कि एक बहुत ही ताकतवर शक्तिशाली शासक रहे और श्रीरंगपट्टनम में आखिरी जंग लड़ते हुए वे हार गए थे और कंपनी ने मैसूर पर सहायक संधि सौंप दी थी। अब चलते हम इसी के आगे, जब मराठों की लड़ाई से बात करते हैं। देखिए, 18वीं जब शताब्दी शुरू हुई, उसके आखिरी में कंपनी मराठों से की ताकत पर काबू पाने की भी सोचने लगी। 1771 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जब लड़ी गई तो दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना था वो चूर हो गया। मराठों ने दिल्ली से ये लड़ाई की और हार गए और इसी के कारण जो उनका राज्य था वह कई राज्यों में बंट गया और राज्य की डोर जो थी, बागडोर थी, वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में चली गई। ये सारे सरदार जो हुआ करते थे एक पेशवा के अंतर्गत कार्य किया करते थे। पेशवा एक राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और ये पूना में रहता था। सिंधिया और नाना फर्नांडीज 18वीं शताब्दी के आखिर में दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक हुए थे। यहाँ पर एक बॉक्स में बताया गया है कि श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में और टीपू सुल्तान की मौत के बारे में खबर देने वाले दो पुराने अखबार अगर आपको मिलते हैं तो आप देखिए, दोनों अखबारों में, जो कि एक ब्रिटेन का है और दूसरा मैसूर में छपने वाला है, दोनों के इन अखबारों में घटनाओं में एक ही बात को किस तरीके से अलग अलग लिखा गया है। वे पढ़ते हैं कि जब एक के बाद एक कई युद्ध में कंपनी ने मराठों को घुटने पर टेकने पर मजबूर कर दिया था, जो कि पहला युद्ध 1882 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। यानी जब युद्ध खत्म हुआ तो सालबाई संधि जो थी मराठों पर तोप दी गई थी, इसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया था। दूसरा अंग्रेज और मराठों का युद्ध 1803 से 1805 तक चला, जो कई मोर्चों पर लड़ा गया। वहाँ पर नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित हमारा आगरा शहर और दिल्ली शहर सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। 1817 से लेकर 19 तक तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के अंदर मराठों की ताकत को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था। पेशवा को पुणे से हटकर कानपुर स्थित बिटूर में पेंशन पर भेज दिया गया था। अब विंध्य के दक्षिण स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। नेक्स्ट आता है अब सर्वोच्चता का दावा, जो कि आपने ऊपर अंग्रेजों और मराठों के युद्ध में पढ़ा है। 19वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की और भी आक्रामक नीति अपनाने लगी। लॉर्ड हेस्टिंग्स, जो कि 1813 से लेकर 23 तक गवर्नर जनरल रहे, उन्होंने सर्वोच्चता की एक नई नीति अपनाई। सर्वोच्चता की नीति क्या होती है? इस नीति के अंदर क्या करते हैं कि सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो भारतीय राज्यों से ऊपर होती है। अपने हित की रक्षा करने के लिए वे भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानते हैं, यानी सब कुछ उनके पास में है। ये सोच बाद में अंग्रेजों की नीतियों के अंदर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी, लेकिन ये प्रक्रिया थी इतनी आसानी से नहीं चली। उदाहरण दिया गया यहाँ पर कि अंग्रेजों ने जब इस तरह की सर्वोच्चता की नीति अपनाई तो हमारे कर्नाटक का एक छोटा सा राज्य था जिसके अंदर चेन्नम्मा ने हथियार उठाए, रानी चेन्नम्मा थी, उन्होंने हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। 1824 के अंदर चेन्नम्मा को गिरफ्तार किया और जेल में 1829 में उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद केतुर स्थित संगोली में एक गरीब चौकीदार रायना, उन्होंने भी प्रतिरोध यानी इनका बहुत विरोध किया। चौतरफा समर्थन और सहायता
उन्हें बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेज़ों को जिन्होंने नष्ट किया था उसमें उन्होंने सहायता ली और आखिरकार अंग्रेज़ों ने उन्हें भी 1830 में पकड़कर फांसी के ऊपर लटका दिया गया था। इस तरह के कई विरोध भारत में अनेक महायोद्धाओं ने किए जिसका अंग्रेज़ों को सामना करना पड़ा। 1830 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से भी डरने लगी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इस डर के चलते उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने 1838 से लेकर 42 तक अफगानिस्तान के साथ एक लड़ाई लड़ी और कंपनी का शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध भी अपने कब्जे में ले लिया। भारत में भी अब पंजाब की बारी थी और वहाँ के राजा उस वक्त थे रणजीत सिंह, जिनके आगे अंग्रेज़ों की एक भी नहीं चली। और 1839 ईस्वी में जब राजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई और 1849 के अंदर अंग्रेज़ों ने पंजाब पर भी अपना अधिग्रहण कर लिया। अब शुरू हुई कंपनी की विलय नीति जिसके अंदर उन्होंने क्या किया, अनेक रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय करना शुरू। आखिर अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 56 के बीच में हुई। गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी ने ये चलाया। लॉर्ड डलहौजी ने इस विलय नीति का नाम देते हुए इस नीति को अपनाया, जिसका सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि कोई भी राजा, कोई भी शासक अगर मृत्यु होती है और अगर मान लीजिए उसका कोई पुत्र नहीं होता है, यानी पुत्र या मतलब पुरुष वंशक नहीं है, तो उसकी रियासत को अंग्रेज अपने हाथ में ले लेंगे और अपना हिस्सेदार बना लेंगे। इस सिद्धांत पर एक के बाद एक कई रियासतें जैसे कि सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये जो थी झांसी की रानी की कहानी तो आप सबने सुनी है, लक्ष्मीबाई की, उनके साथ भी यही था। उनका पुत्र नहीं होने की वजह से ये रियासत थी जो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था और एक नया तर्क दे दिया था कि अवध की जनता को नवाब का कुशासन से आज़ाद करने के लिए वे कर्तव्य से बंधे हैं। इसी कारण उन्होंने अवध को क्या किया है, अपने अधीन ले लिया है। प्रिय नवाब को जिस तरह गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों में बहुत गुस्सा भड़का और अवध के लोग 1857 की जो क्रांति आपने सुनी होगी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली बार शुरू हुई स्वतंत्रता संग्राम के तहत, उसमें महान विद्रोह के अंदर ये सभी कूद पड़े। ठीक है, यहाँ पर एक गतिविधि भी बताई गई है। यहाँ पर संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र भी दिया गया है। बताया गया कि आपके बचपन को ये एहसास कराया जाए कि आप राजगद्दी पर बैठेंगे और जब आपका समय आता है तो अंग्रेज़ों की ये विलय नीति से आपको पता लगा कि आपको राजा नहीं बनाया जाएगा, अंग्रेज़ों का कब्जा होगा, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसी सिचुएशन में आप राजगद्दी पाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये सवाल आपसे पूछा गया है जिसका जवाब आपको देना है। अब मैं आपको एक चित्र दर्शाने जा रही हूँ जो भारत के नक्शों का है, जिसमें भारत में अंग्रेज की फैलती हुई सत्ताओं को दिखाया गया है। सबसे पहले चित्र में 1797 में आप देखेंगे जो ऑरेंज कलर हो रखा है, ये सब भारत के ऊपर ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं था। और जो छोटा सा हिस्सा बनारस, कलकत्ता और इधर आपको दिखा रहा है साउथ में थोड़ा सा, यहाँ पर केवल ब्रिटिश शासन था। ये फैलता 1840 में चित्र नंबर 2 में देखेंगे तो आप देखेंगे कि पीला हिस्सा कलकत्ता, बनारस, लखनऊ के आसपास जाता बढ़ने लगा। इधर साउथ में देखेंगे तो बम्बई, गोवा, मैसूर के नीचे मद्रास, ये जो हिस्सा है अंग्रेज़ों का अधीन हुआ। और 1857 में तो आप देखिए कि पूरी तरह से ब्रिटिश शासन था जो भारत पर छा गया था। ये चित्र आपको दर्शाते हैं किस तरह से अंग्रेज़ों की जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने भारत पर अपना शासन किया। नए शासन की स्थापना के बारे में हम पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग जो कि 1773 से लेकर 85 तक, उन पर सारे अंग्रेजी महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था जिसने कंपनी की ताकत को फैलाने के अंदर भारत पर शासन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी ने केवल न बंगाल बल्कि बम्बई, मद्रास के अंदर सत्ता भी हासिल कर चुके थे। आपको अभी मैंने चित्र में दिखाया था, आप देखेंगे तो इन्होंने शुरू किया इधर से, और आप इस चित्र को दोबारा देखेंगे तो आपको देखेंगे ना बम्बई, गोवा, इधर मद्रास, कलकत्ता, बनारस, ये इस तरीके से क्या किया, सत्ताएं हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे
यहाँ प्रश्न बनता है, इन प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए ब्रिटिश इलाकों को क्या कहा जाता था? प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ठीक है, उस समय 3 प्रेसिडेंटियाँ, नाम क्या थे इन प्रेसिडेंटियों का? अगला सवाल है, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक पर शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल हुआ करता था और जो वारेन हेस्टिंग्स थे, इन्होंने प्रशासनिक सुधारों में इनका नाम बहुत याद से लिया जाता है। न्याय के क्षेत्र में भी उनके जो किए गए कार्य हैं वो उल्लेखनीय रहे। 1772 में एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था का प्रावधान किया गया कि हर जिले में क्या होगी? 2 अदालतें। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सी व्यवस्था के अंदर 2 अदालतें? आपको बताएं, 1772 की नई व्यवसायिक न्याय व्यवस्था जो की गई थी उसमें 2 अदालतें थी, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालतें। मैंने रेड से इसीलिए मार्क किया है। दीवानी अदालत में मुखिया था वो यूरोपीय जिला कलेक्टर होता था। मौलवी और हिंदू पंडित क्या करते थे? एक भारतीय कानून की व्याख्या इनको करते थे। दूसरी होती थी फौजदारी। फौजदारी अदालतों में अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में कार्य करते थे। काजी क्या होता है? यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती होता है जो मुस्लिम समुदाय का न्यायाधीश जो कानून की व्याख्या करता है। काजी को इसी व्याख्या के आधार पर क्या करते थे? अपने जो न्याय होते थे, फैसले होते थे, वो सुनाते थे। महाअभियोग की बात करते हैं। महाअभियोग एक प्रकार का किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाना होता है। इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी दुराचरण का दोषी पाया जाता था, आरोप लगता था, तो वहाँ पर उसके खिलाफ जो मुकदमा चलाया जाता था उसी को क्या कहा जाता था बेटा? महाअभियोग कहा जाता था। एक महाअभियोग क्या ही एक दृश्य यहाँ पर दिया गया है जो वारेन हेस्टिंग्स पे चलाया गया था 1785 ईस्वी में एडमंड्सबर्ग ने, जो बंगाल के शासन को सही ढंग से नहीं चलाने के आरोप उन पर लगाए गए और इसी को ब्रिटिश में महाअभियोग का मुकदमा बनाकर 7 साल तक चलाया गया। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक और बड़ी समस्या यहाँ पर जो थी वो थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग तरह से क्या करते थे? व्याख्या करते थे। इस भिन्नता को ख़त्म करने के लिए, उनमें समानता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसका बाद में बी हॉर्डहेड ने संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। 1878 तक यूरोपीय न्यायाधीशों ने मुस्लिम कानून को भी एक संहिता तैयार करने के लिए लगाया गया और 73 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कलकत्ता में भी अपीली अदालतें, सदर निजामत अदालत भी स्थापित की गई। अब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारतीय जिलों में कलेक्टर सबसे बड़ा ऊंचे पद का ओहदा होता था। कलेक्टर ही अपना क्या करता था? कार्य करता था। क्या कार्य करता था कलेक्टर? उसका मुख्य काम था लागान और कर इकट्ठा करना। न्यायाधीश, पुलिस अधिकारी और दरोगों की सहायता से कानून व्यवस्था को जिले में बनाए रखना, ये काम है किसके? कलेक्टर की। उसका कार्यालय जो था उसका नाम होता था कलेक्ट्रेट। सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र, कलेक्ट्रेट को क्या कहा गया? कलेक्टर का ऑफिस और सत्ता और संरक्षण का प्रमुख केंद्र, जिसमें पुराने सत्ता केंद्रों को हाशियों पर धकेल दिया था। यहाँ पर एक चित्र और भी है बताया गया है। देखिए, आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स पर जो महाअभियोग चलाया एडमंड्सबर्ग ने, तो एक उत्तेजनापूर्ण भाषण उन्होंने दिया। उसका एक अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि उन्होंने बोला कि मैं वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाअभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद दिया, जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया, मानव सभ्यता के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और उसके उत्पीड़क पर महाअभियोग चलाता हूँ। इस तरह का महाअभियोग चलाया गया किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर एडमंड्सबर्ग द्वारा। हमारी जो डेट है सन में आपको बता देती हूँ, वो है जब चलाया गया वो था 1785 में। ठीक है, जो कि 7 वर्ष तक चला था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम आगे फिर पुनः इसको कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न आते हैं कलेक्टर के क्या कार्य होते हैं, ये आपको प्रश्न बनाकर लिखने हैं। महाअभियोग किसे कहते हैं ये आपको बताना है।
प्रेसिडेंसी किसे कहा जाता था, भारत में कितनी प्रेसिडेंसी थी, उनके नाम लिखने हैं। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको बनाना है। विलय की नीति किसने चलाई थी, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर छोटे छोटे किताब के बीच में से बनाते चले जाएं। आज के लिए इतना ही।